पढ़ चुके हैं, उसके आगे से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बतला दूं कि अगर कोई साइट दिया हुआ है और हमको पहचान करना है कि वो कौन सा टाइप का साइट है, तो कैसे उसको हम पहचानेंगे, इसके लिए मैं आपको थ्योरी यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि कोई साइट दिया रहेगा तो उसका टाइप हम कैसे मालूम करेंगे कि वह कौन सा टाइप का साइट है, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग। टॉपिक है हमारा टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइट। साइट के टाइप को आइडेंटिफाई करना है। थ्योरी सुन लो, क्या होता है इसका कंसेप्ट। कहा जाता है कि अगर कोई साइट दिया हुआ है, साइट अगर दिया हुआ है तो दो प्रकार के रेडिकल के मिलने से बना होगा। पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल के मिलने से बना होगा, है ना। पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल के मिलने से साइट बना हुआ रहता है। तो आप इस पॉजिटिव रेडिकल से बेस बना लो। पॉजिटिव रेडिकल से क्या बना लो, बेस बना लो। अब सवाल उठता है कि सर पॉजिटिव रेडिकल से बेस कैसे बनाएंगे। तो मान लो कि पॉजिटिव रेडिकल में सोडियम लिया हुआ है, तो लास्ट में OH लगा दो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो बेस हो जाएगा वो। अगर पॉजिटिव रेडिकल के जगह पे कैल्शियम दिया हुआ है, उसमें भी हाइड्रोक्साइड लगा दो तो वह भी बेस बन जाएगा। तो पॉजिटिव रेडिकल से बेस बनाने के लिए उसके लास्ट में OH आप लगा दीजिएगा, हाइड्रोक्साइड आप लगा दीजिएगा, तो वह पॉजिटिव रेडिकल बेस बन जाएगा, है ना। और इस नेगेटिव रेडिकल से आप एसिड बना लो। क्या बना लो इस नेगेटिव रेडिकल से, एसिड। अब सवाल उठता है कि सर नेगेटिव रेडिकल से एसिड कैसे बनाएंगे। तो मान लो कि नेगेटिव रेडिकल में सल्फेट दिया हुआ है, शुरुआत में हाइड्रोजन जोड़ दो तो हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, मीन्स H2SO4, एसिड होता ही है। अगर यहाँ पर मान लो कि नाइट्रेट दिया हुआ है NO3, तो शुरुआत में हाइड्रोजन जोड़ दो, HNO3 बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो अगर कोई भी साइट आपको दिया हुआ है तो सीधी सी बात है कि उसमें दो प्रकार का रेडिकल जरूर होगा, पॉजिटिव रेडिकल एंड नेगेटिव रेडिकल। आपको पॉजिटिव रेडिकल से बेस बना लेना है और नेगेटिव रेडिकल से एसिड बना लेना है। कैसे बेस बनाएंगे और कैसे एसिड बनाएंगे ये मैं आपको बतला चुका हूँ। बेस बनाने के लिए लास्ट में हम लोग OH को जोड़ देंगे, बेस बन जाएगा। और एसिड बनाने के लिए शुरुआत में हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीका से एसिड और बेस बना लोगे। अब अगर हम लोगों को यही मालूम चल गया कि ये कौन सा बेस और कौन सा एसिड के मिलने से बना हुआ है, तो हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। अगर हम लोगों को एसिड और बेस मालूम चल गया कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस के मिलने से बना हुआ है, तो सीधी सी बात है कि हम लोग को ये मालूम चल गया कि वह स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। और इसी स्ट्रॉन्ग या वीक के बेसिस पर टाइप ऑफ साइट हम लोग पता कर सकते हैं और बतला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बतलाने जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे आप लोग। देखो तो मान लो कि दिया हुआ है Na2CO3, ये एक साइट दिया हुआ है और इसका टाइप हम लोगों को मालूम करना है। यह कौन सा टाइप का साइट है ये हम लोगों को मालूम करना है।
ठीक है। तो जो आपको हम कंसेप्ट बताए हैं उस कंसेप्ट को आप फॉलो करें। तो दो प्रकार के रेडिकल के मिलने से बना होगा ये, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल से। बोलो पॉजिटिव रेडिकल में कौन है यहाँ पर? सोडियम। सोडियम यहाँ पे लिख दिए। नेगेटिव रेडिकल में कौन है यहाँ पर? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट यहाँ पे लिख दिए। इस सोडियम से बेस बना लो तो क्या बन जाएगा? NaOH। बेस मालूम चल गया कि NaOH बेस है। और इससे एसिड बना लो तो इससे एसिड क्या बनेगा? H2CO3। शुरुआत में हाइड्रोजन लगा दो, कंपाउंड क्या हो जाएगा? H2CO3। एसिड हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया बेस। और ये क्या हो गया? ये हो गया एसिड। अब अगर हम लोग को यही मालूम चल गया कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस के मिलने से बना हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक हम लोग पता लगा लेते हैं। तो बोलो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि वीक बेस होता है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब आपको हम टाइप ऑफ साइट पढ़ाए होंगे, सॉरी, जब आपको हम टाइप ऑफ बेस या टाइप ऑफ एसिड पढ़ाए होंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का एग्जाम्पल बतलाया गया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का भी एग्जाम्पल बतलाया गया होगा, है ना। तो NaOH आपको बताया गया था कि ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ये? स्ट्रॉन्ग बेस। और H2CO3 ये एक एसिड है। ये कौन सा टाइप का एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? तो ये है वीक एसिड। क्या ये? वीक एसिड है। अब सोचो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के मिलने से ये साल्ट बना हुआ है। तो अगर एक साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के मिलने से बनता है तो कौन सा साल्ट का फॉर्मेशन होता है? तो यहाँ पर बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए जो साल्ट दिया हुआ है वो कौन सा साल्ट दिया हुआ है? बेसिक साल्ट दिया हुआ है। कौन सा साल्ट है ये? तो दिस इज द बेसिक साल्ट। आपको हम हिंट ये बतलाए थे, आपको हम हिंट ये बतलाए थे याद रखने के लिए कि जिसका नेचर स्ट्रॉन्ग रहेगा साल्ट उसी नेचर का बनेगा। तो किसका नेचर स्ट्रॉन्ग है? बेस का नेचर स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए साल्ट जो बनेगा वो बेसिक बनेगा। अगर दोनों का नेचर अगर इक्वल इक्वल रहेगा, मीन्स दोनों अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहेगा या दोनों अगर वीक वीक रहेगा तो जो साल्ट बनता है वो न्यूट्रल साल्ट बनता है। हम आपको ये पहले ही बतला चुके हैं, है ना। उत्तर प्राज आप अपना वीडियो को ऑफ कर लीजिए। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं। मान लेते हैं कि अगला एग्जाम्पल हम लिखे हैं NaCl, या चलो बदल देते हैं KCl। इसका हमको पता करना है कि ये कौन सा टाइप का साल्ट है। इसका टाइप हम लोगों को मालूम करना है। अब इतना लंबा चौड़ा कहानी आपको हम नहीं बता रहे हैं, आप डायरेक्ट बनाइए। बोलो बेस। कौन सा बेस के मिलने से बना होगा ये? तो KOH के मिलने से बना हुआ है। और एसिड आप सोचिए बिल्कुल इसी तरह से। तो लास्ट में जो क्लोरीन है नेगेटिव रेडिकल, उसमें आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए शुरुआत में, तो एसिड बन जाएगा। तो कौन सा एसिड के मिलने से बना हुआ है? HCl। कौन सा बेस के मिलने से बना हुआ है? KOH। कौन सा एसिड के मिलने से बना हुआ है? HCl। अब इस फॉर्मूला को देख करके ये आप सोच लीजिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो जो KOH है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये जो HCl है ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड। तभी क्या बोले थे कि अगर दोनों का नेचर अगर सेम सेम रहेगा तो जो साल्ट बनता है वो कौन सा साल्ट होता है? तो वो होता है न्यूट्रल साल्ट। इसीलिए ये जो आपका दिया हुआ है KCl वो कौन सा टाइप का साल्ट है बच्चों? तो ये है न्यूट्रल साल्ट। और ये जो दिया हुआ है Na2CO3 ये कौन सा टाइप का साल्ट है? तो ये है आपका बेसिक साल्ट। ठीक है। आशीष ने हैंड रेज किया है।
तो मैं उनका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। हेलो आशीष सर, वीडियो में दिखाई दे रहा है सर। तो नेटवर्क का आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे जगह पे चले जाइए जहाँ पर आपके घर का नेटवर्क ठीक रहता है, या कुछ देर आप वेट कर लीजिए, 1-2 मिनट 2-3 मिनट, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग साइट के टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कॉन्सेप्ट आपको हम अभी बतलाए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। चलो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को टाइप ऑफ साइट समझने में दिक्कत है, कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा साइट किस टाइप का है, तो आप हैंड रेस करके हमसे आप पूछ सकते हैं दोबारा। समझ गए हैं? थ्योरी बता दीजिए कौन सा बेसिक साइट एक दूसरे से रिलेटेड है। स्ट्रॉन्ग होता है जब न्यूट्रल क्या किन्हीं को डाउट है तो आप हैंड रेस करके पूछिए। गलिया में जाए सब बढ़िया जे वाला बोलो आशीष सर, एक बार समझा दीजिए सर। आप कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं? सर बी। अपने नेम के बगल में क्लास और सेक्शन लिखे हो? सर अभी मीटिंग कर लिया था, इसकी वजह से हो गया सर। तो अभी तुम ज्वाइन किए हो? पहले भी ज्वाइन थे सर ज्वाइन, लेकिन फिर भी अच्छी कट जाता है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम इसके कारण हो गया। ठीक, तो साइट दो प्रकार के रेडिकल के मिलने से बना होता है, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल आप बेस बना लो, नेगेटिव रेडिकल आप एसिड बना लो। जब बेस मालूम चल गया तो मालूम चल जाएगा कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। एसिड जब बनाएंगे, उस एसिड के फार्मूला को देख करके आप ये बतला सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और उसे स्ट्रॉन्ग और वीक के बेसिस पर हम लोग टाइप ऑफ साइट बतला सकते हैं। जैसे Na2CO3 दिया गया, तो Na से अगर हम बेस बनाए तो MaOH बन गया, और CO3 से अगर से एक एसिड बनाए तो H2CO3 बन गया। और ये जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो एसिड है वो वीक एसिड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के मिलने से साइट बना हुआ है, इसीलिए बेसिक साइट कहलाएगा ये। लेकिन इसमें अगर बात करें तो बेस भी स्ट्रॉन्ग है और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जो साइट बनेगा वो न्यूट्रल साइट कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके साथ समझ गए होंगे। तो इसको अब हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो आपका पढ़ाई क्या क्या हो गया इस चैप्टर में? तो एसिड पढ़ाए हुए हैं, बेस आपको पढ़ाई हो चुका है पूरा, साइट भी आपको पूरा पढ़ाई हो चुका है। अब बचा है हम लोगों को इंडिकेटर पढ़ना। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडिकेटर। तो अब आज से हम इंडिकेटर स्टार्ट कर रहे हैं, और आज मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हम इंडिकेटर आपको पूरा पढ़ा दें। हमारा ये कोशिश रहेगा कि इंडिकेटर को हम आज ही स्टार्ट किए हैं और आज ही पूरा हम इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, ध्यान से देखिए और गया समझिएगा इसको। सबसे पहले सवाल उठता है कि इंडिकेटर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंडिकेटर का डेफिनेशन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, कहा जाता है कि वैसा सबस्टेंस जो एसिड को या बेस को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना। वैसा सबस्टेंस जो एसिड को या बेस को आइडेंटिफाई करेगा, तो उसी आइडेंटिफाई करने वाले सबस्टेंस को इंडिकेटर कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दो कंटेनर दिया हुआ है, मान लो एक में एसिड है और एक में बेस है, तो हमको पता नहीं है कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है। तो यही पता करने के लिए कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ये पता करने के लिए
जिस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं उसी सब्सटेंस को इंडिकेटर कहते हैं। इसीलिए इंडिकेटर का मेनली एक ही काम है, और वो काम ये है कि यह आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो उसी आइडेंटिफाई करने वाले सब्सटेंस को इंडिकेटर कहते हैं। इसे यही होता है इंडिकेटर का डेफिनेशन। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वैसे आपका स्क्रीनशॉट लेने में आराम होगा। Those substances which identify the acid and the base are called indicator। डेफिनेशन आप एक बार पढ़ करके देख लो क्या लिखा हुआ है। दो substances in identify acid or base is called बहुत करने के लिए बंद करना है कुछ। चलो उम्मीद है कि आप डेफिनेशन को एक बार पढ़ करके देख लिए होंगे, आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा। इसका वही मतलब है जो हम आपको अभी बतला रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया इंडिकेटर का डेफिनेशन। अब कुछ ही इंडिकेटर हम लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स। कुछ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स को यहाँ पे लिखने जा रहे हैं जो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। जैसे सबसे पहला इंडिकेटर हम लोग को पढ़ना है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। दूसरा इंडिकेटर हम लोग को पढ़ना है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। थर्ड इंडिकेटर पढ़ना है हम लोग को फेनॉल एथिलीन। फोर्थ इंडिकेटर पढ़ना है हम लोगों को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और नेक्स्ट इंडिकेटर हम लोग को पढ़ना है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? इक्वा रेजिया को। यही इंडिकेटर हम लोगों को पढ़ना है। अब बारी बारी से हम इसी इंडिकेटर के बारे में आपको पढ़ाने शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर की ओर चलें। दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड लिटमस पेपर। पहला जो इंडिकेटर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर कहते हैं। 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट इसका नेचुरल कलर। नेचुरल कलर। तो लिटमस पेपर का नेचुरल कलर होता है पर्पल। पर्पल। एसिड में कलर। इन एसिड। एसिड में कलर होता है ब्लू टू रेड। आपको जब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हम पढ़ा रहे थे उसमें ये लाइन बतलाया गया होगा। और उसी तरह से इन बेस। तो बेस में इसका कलर होता है रेड टू ब्लू। यही कलर चेंज होता है। अब हो सकता है कि आप लोग में से कुछ स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर जब इसका नेचुरल कलर पर्पल है तो ये ब्लू और रेड में कैसे बनाया जाता है? तो जब लिटमस पेपर ऑब्टेंड होता है लीचेन से। कहां से ऑब्टेंड होता है लिटमस पेपर? लीचेन से। LITCHEN। लीचेन से ऑब्टेंड होता है लिटमस पेपर, ठीक है। तो जब उस लीचेन से लिटमस पेपर को बनाया जाता है
तो उस लिटमस पेपर का कलर पर्पल होता है, मीन्स बैगनी कलर का, समझे। लेकिन आर्टिफिशियली मतलब मैन जो है उस पर कुछ केमिकल को डालता है, उस लिटमस पेपर, पर्पल कलर के लिटमस पेपर पर कुछ केमिकल को डाला जाता है और केमिकल को डाल करके उसे ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर में बनाया जाता है और फिर उसी रेड लिटमस को या ब्लू लिटमस को यूज करते हैं हम लोग इंडिकेटर के रूप में। यानी कि एसिड और बेस को पहचानने के लिए हम लोग डायरेक्ट पर्पल वाला इंडिकेटर यूज नहीं करते, बल्कि जो ब्लू में या रेड में जो कन्वर्ट किया गया हम उस इंडिकेटर का यूज करते हैं एसिड और बेस को पहचानने के लिए। ठीक है, मेरी बात को फिर से आप लोग सुन लें। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर। तो आपको हम ये बता रहे थे कि अगर इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है तो ब्लू और रेड में कैसे बनाया जाता है इसको। तो लिटमस पेपर लीचिन से ऑब्टेंड होता है। कहां से ऑब्टेंड होता है? लीचिन से। लीचिन एक पेड़ का नाम है, ठीक है, उसी के छाल से बनाया जाता है लिटमस पेपर को। ठीक है, तो जब उस लिटमस पेपर को लीचिन से बनाया जाता है तो उसका नेचुरल कलर मतलब जिस समय वह बन करके तैयार होता है उसका नेचुरल कलर पर्पल होता है। लेकिन साइंटिस्ट या मैन या किसी फैक्ट्री में उस पर केमिकल को डाला जाता है। पर्पल कलर के लिटमस पेपर पर केमिकल को डाला जाता है और उसे ब्लू लिटमस में बनाया जाता है या रेड लिटमस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसी ब्लू लिटमस को या रेड लिटमस को उसी ब्लू लिटमस को या रेड लिटमस को यूज करते हैं हम लोग इंडिकेटर के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन का डेफिनेशन। ये यहाँ पर हम बताए हैं कि आपको इतना तरह का इंडिकेटर हम पढ़ाएंगे और ये यहाँ पर पहला इंडिकेटर का हम डिस्क्रिप्शन बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज करके हमसे बात कर सकता है। हाँ बोलो। अच्छा है, बोले सर कि इसमें नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन सा है? नेचुरल इंडिकेटर इसमें और फैक्ट्री इंडिकेटर में हम बताएंगे ओनियन या वेनिला, इसमें ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। और बाकी जो तुम नेचुरल इंडिकेटर का जो बात कर रहे हो वो नेचुरल इंडिकेटर हम लोगों को क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, क्लास 7 में ही पढ़ना था, एसिड बेस एंड साल्ट। वहां पर नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम लोग को विशेष रूप से पढ़ना था। रेड चाइना रोज या टर्मरिक ये सब होता है मेनली रूप से नेचुरल इंडिकेटर। लेकिन जितना है यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें नेचुरल इंडिकेटर और फैक्ट्री इंडिकेटर में आएगा, दैट इज ओनियन एंड वेनिला। ठीक है, ठीक है। म्यूट कर लो। और अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके हमसे बात कर सकता है। चलिए, कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं तो इसको हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस स्टूडेंट ने जरूर इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, जो बाकी है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा मिथाइल ऑरेंज। तो अब हम दूसरा इंडिकेटर की ओर चलते हैं। सेकेंड इंडिकेटर हम लोग को पढ़ना है मिथाइल ऑरेंज। ध्यान दो। तो जैसा कि अभी अक्षय ने क्वेश्चन पूछा था तो मैं आपको बतला दूं कि यह एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मतलब मैन मेड इंडिकेटर होता है ये, जो कई सारे केमिकल को मिलाने से बनाया गया है। कई सारे केमिकल के मिलाने से बनाया गया है इसको। ठीक है, अब मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का लिक्विड कलर का होता है जिसका नेचुरल
कलर ऑरेंज होता है, मीन्स नारंगी कलर का। लेकिन एसिड में, इन एसिड, इसका कलर रेड हो जाता है। कैसा चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। था पहले ऑरेंज और चेंज हो जाएगा ऑरेंज इनटू रेड। लेकिन बेस में अगर बात करें, इन बेस, तो था ऑरेंज और ये चेंज हो जाएगा येलो में। इसमें चेंज हो जाएगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला बात लिखा हुआ है इसका नेचुरल कलर ऑरेंज होता है। मीन्स जब कई सारे केमिकल को मिलाने से बनाया गया था मिथाइल ऑरेंज को, तो उस समय मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है। ठीक है। और जब उसमें हम एसिड को डाल देते हैं, मिथाइल ऑरेंज में जब एसिड को डाल देते हैं तो उसका कलर ऑरेंज से चेंज होकर के रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बेस में डालते हैं तो ऑरेंज से कन्वर्ट होकर के येलो में चेंज हो जाता है। मैं एक्सपेरिमेंटली इसको बतला दूं इसका यूज किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब बोलते हैं कांच की नाली को। एक पतला सा कांच की नाली होता है, जैसे मार्कर का जितना थिकनेस है ना, मार्कर का जितना मोटाई है उतना ही थिकनेस होता है एक कांच के ट्यूब को। उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। मान लो कि इतना दूर तक ये, जहां पर हम ब्लैक कलर से इसको पेंट कर दे रहे हैं, इतना दूर मान लो कि इसमें मिथाइल ऑरेंज डाला गया, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा रहेगा? ऑरेंज कलर में। और ऊपर से ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड का कुछ ड्रॉप मीन्स बूंद इसमें हम धीरे धीरे गिराते चले जाएंगे। जब इसमें एसिड जाकर के मिक्स हो जाएगा तो इसका कलर ऑरेंज से कैसा चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एसिड के जगह पर आप ड्रॉप वाइज बेस को इसमें डालेंगे, अगर आप इसमें ड्रॉप वाइज बेस को डालेंगे तो इसका कलर ऑरेंज से कैसा चेंज हो जाएगा? येलो में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि मिथाइल ऑरेंज का यूज हम लोग किस प्रकार से करते हैं। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज होता है। एसिड में इसका कलर ऑरेंज से रेड में चेंज होता है। बेस में इसका कलर ऑरेंज से येलो में चेंज होता है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इंडिकेटर का बात करें, फेनोल्फेथलीन। तो फेनोल्फेथलीन भी कई सारे लिक्विड के मिलाने से, कई सारे केमिकल के मिलाने से बनाया गया है। फेनोल्फेथलीन का भी जो फॉर्मेशन होता है वो कई सारे केमिकल के मिलाने से बनाया जाता है। ठीक है। और फेनोल्फेथलीन भी बिल्कुल मिथाइल ऑरेंज की तरह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कैसा में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में होता है। और इस मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर कलरलेस होता है, मीन्स पानी के जैसा होता है। इसीलिए अगर पहला पॉइंट हम लिखें इसका नेचुरल कलर, तो नेचुरल कलर इसका क्या हो जाएगा? कलरलेस। कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस का मतलब आपने क्या समझा? लाइक वाटर, पानी की तरह कलरलेस होगा ये। ठीक है। अगर हम एसिड में बात करें, इन एसिड, तो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा। एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज रिमेन कलरलेस। मीन्स पहले भी कलरलेस था और एसिड मिलाने के बाद भी कलरलेस ही रह जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बेस में बात करें, इन बेस, तो बेस में इसका बड़ा सुंदर कलर चेंज हो जाता है और ये चेंज हो जाएगा, चेंज इनटू पिंक। पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए,
नेचुरल कलरलेस होता है, बिल्कुल पानी की तरह। अगर एसिड में बात करें तो पहले कलरलेस था, एसिड मिलाने के बाद भी कलरलेस ही रह जाएगा। लेकिन अगर बेस इसमें मिलाएंगे तो बेस में बड़ा सुंदर कलर में चेंज होगा, दैट इज पिंक। पहले कलरलेस था, लेकिन जैसे ही बेस को मिलाएंगे तो वह किस कलर में चेंज हो जाएगा, तो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। फोर्थ में है पढ़ना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। आज पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन जितना हम बतला सकते हैं उतना हम कंप्लीट कर देते हैं, ध्यान दें। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो एक अलग तरह का इंडिकेटर है। एक ऐसा इंडिकेटर जो कलर के बेसिस पर पहचानता है, सॉरी स्मेल के बेसिस पर पहचानता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो वैसे इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। आप एक काम करें, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 3-4 मिनट के बाद वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं ओरली इस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को समझा देता हूं, अगले क्लास में इसको हम लिखेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे का थ्योरी सुने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। तो मैं यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आप लोगों को पढ़ा रहा था। तो देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते किसको है वो सुनो। कहा जाता है कि एक ऐसा इंडिकेटर जो स्मेल के बेसिस पर, स्मेल मतलब सुगंध, जो सुगंध के बेसिस पर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। स्मेल के बेसिस पर जो इंडिकेटर पहचानेगा एसिड और बेस को, वैसे इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। फिर से डेफिनेशन को सुनिए। वैसा इंडिकेटर जो स्मेल के बेसिस पर एसिड और बेस को पहचानता है, वैसे इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में मेनली 3 तरह का इंडिकेटर का यूज करते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में मेनली 3 इंडिकेटर को यूज करते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला होता है ओनियन। आप समझते होंगे ओनियन मीन्स क्या होता है। वैनिला, वैनिला भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। वैनिला नाम का फ्लेवर का आइसक्रीम कई लोग खाए होंगे, है ना। तो वैनिला का भी आपने नाम सुना होगा में भी। और एक तीसरा होता है क्लोव, CLOVES, क्लोव। क्लोव का मतलब होता है लौंग। लौंग जानते हैं आप? लौंग और इलायची होता है ना, तो उसी लौंग का मैं बात कर रहा हूं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल के बेसिस पर पहचानता है एसिड और बेस को, उसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के लिए मेनली 3 सब्सटेंस का यूज किया जाता है। कौन कौन? ओनियन, वैनिला एंड क्लोव। ठीक है, ओनियन, वैनिला एंड क्लोव। अब सवाल उठता है कि सर ये सब के बेसिस पर कैसे हम लोग मालूम करेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। सबसे पहले हम लोग एक ओनियन लेंगे। ओनियन को हम काट देंगे। कटेड पोर्शन पर जहां पे हम काटे हैं